आज हम सपनों की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं सिगमंड फ्रॉयड की मशहूर कृति सपनों की व्याख्या के जरिए। हमारे पास इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जिन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। फ्रॉयड का मानना था कि सपने यूं ही नहीं आते, वो हमारे मन के अंदर चल रही प्रक्रियाओं का एक अहम हिस्सा है। आज हम फ्रॉयड के बुनियादी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में सपने क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं। हाँ, और जैसा फ्रॉयड ने कहा, ये सिर्फ कोई दिमागी पहेलियां नहीं हैं। उनका मानना था कि सपनों को समझना हमारे जागृत मन और यहाँ तक कि जिसे न्यूरोसिस कहते हैं उसको समझने की कुंजी हो सकता है। सही। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। फ्रॉयड का सबसे बुनियादी और शायद क्रांतिकारी विचार क्या था इच्छा पूर्ति के बारे में? हाँ, उनका सबसे बड़ा दावा यही था कि हर सपना किसी न किसी रूप में एक इच्छा की पूर्ति होता है, विश फुलमेंट। ये इच्छाएं अक्सर हमारी दबाई हुई होती हैं, कई बार बचपन से जुड़ी हुई। बचपन से? हाँ, फ्रॉयड ने अपने और अपने मरीजों के सपनों का विश्लेषण करके ये दिखाया भी। लेकिन एक मिनट, बुरे या डरावने सपनों का क्या? वो कैसे इच्छा पूर्ति हो सकते हैं? वो तो बिल्कुल उल्टा लगता है। अच्छा सवाल है। फ्रॉयड मानते थे कि ऐसे सपनों में भी इच्छा छिपी होती है, लेकिन वो सेंसरशिप की वजह से, मतलब एक तरह की मानसिक रोक टोक के कारण विकृत हो जाती है, बदल जाती है। अच्छा। एक सरल उदाहरण उनका खुद का प्यास लगने वाला सपना है। वो सपने में पानी पी लेते हैं ताकि असल में उठकर पानी न पीना पड़े। ये एक तरह की सुविधा की इच्छा पूरी कर रहा है ना? हाँ, ये तो समझ आता है। जटिल सपनों में ये परतें और गहरी होती हैं और छिपी हुई। दिलचस्प। तो इन सपनों का कच्चा माल कहाँ से आता है? क्या ये सब हमारी कल्पना है या? फ्रॉयड के अनुसार नहीं, कल्पना नहीं। सपनों की सारी सामग्री हमारे अनुभवों और यादों से ही आती है। पर हाँ, याददाश्त सपनों में बड़े अजीब ढंग से काम करती है। अजीब ढंग से मतलब कभी-कभी ऐसी चीजें याद आ जाती हैं जो हम जागते हुए बिल्कुल भूल चुके होते हैं। इसे उन्होंने हाइपरनेसिया कहा। हाइपरनेशिया यानी सपने भूली हुई बातों को भी सामने ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे वो डेल्बोएफ का एक मशहूर उदाहरण है ना, जिसमें उन्हें सपने में एस्प्लिनियम नाम के पौधे का लैटिन नाम याद आया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो नाम उन्होंने सालों पहले कहीं लिखा था और जागते हुए पूरी तरह भूल चुके थे। ये दिखाता है कि सपने कैसे हमारी स्मृति की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो अगर सपनों में हमारी यादें और इच्छाएं होती हैं, तो सवाल उठता है कि ये रात में ही क्यों और कैसे उभर कर आती हैं? इनके तात्कालिक स्रोत क्या होते हैं? मतलब ट्रिगर क्या करता है इन्हें? फ्रॉयड ने कई स्रोतों की बात की। बाहरी उत्तेजनाएं हो सकती हैं, जैसे कोई आवाज हो गई या कोई स्पर्श। जैसे वो मौरी के प्रयोग थे। हाँ, बिल्कुल। मौरी के प्रयोग, जहाँ पंख से गुदगुदी करने पर किसी को भयानक यातना का सपना आया था। हाँ। ये दिखाता है कि बाहरी दुनिया की एक छोटी सी हलचल भी हमारे सपनों में कितना बड़ा रूप ले सकती है। फिर आंतरिक शारीरिक उत्तेजनाएं हैं, प्यास, दर्द या शायद किसी बीमारी की शुरुआत। ओके। लेकिन फ्रॉयड ने सबसे ज्यादा जोर मानसिक स्रोतों पर दिया। हमारी दमित इच्छाएं और दिन भर के जो विचार बच जाते हैं ना, वो इन पर उनके समय के कई शोधकर्ता ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो सपने इच्छा पूर्ति हैं, यादों से बनते हैं, पर वो इतने अजीब उलझे हुए और मतलब बेतरतीब क्यों लगते हैं? सीधी सीधी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं दिखती? हाँ, यहीं पर फ्रॉयड सपना कार्य और सेंसरशिप की अवधारणा लाते हैं। ड्रीम वर्क और सेंसरशिप। सपना कार्य, ये क्या है? सपना कार्य वो मानसिक प्रक्रिया है जो हमारी छिपी हुई, अक्सर अस्वीकार्य इच्छाओं को, जिसे वो लेटेंट कंटेंट कहते हैं, एक बदले हुए प्रकट रूप में यानी मैनिफेस्ट कंटेंट में ढालती है, ताकि वो हमारी नींद में खलल न डालें और हमारे नैतिक मन को ज्यादा परेशान न करें। अच्छा, और ये सपना कार्य करता क्या है? कैसे बदलता है विचारों को? इसके मुख्य तरीके हैं। एक तो संघनन, कॉन्डेंसेशन, जहाँ कई विचार या छवियां एक में मिल जाती हैं। और दूसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जहां किसी महत्वपूर्ण इच्छा या विचार का जोर किसी बिल्कुल महत्वहीन सी लगने वाली चीज पर डाल दिया जाता है। ओके। और सेंसरशिप एक तरह का आंतरिक पहरेदार है जो ये पक्का करता है कि बहुत ज्यादा विचलित करने वाली इच्छाएं सीधे सीधे सामने ना आए। इसी वजह से सपने अक्सर इतने उलझे हुए लगते हैं। और प्रतीकों की भी बात आती है, सिंबल्स की। फ्रॉयड ने इस पर भी काफी कुछ कहा है, खासकर जब यौन इच्छाओं का जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल। फ्रॉयड ने पाया कि सपने अक्सर प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लंबी चीजें, छड़ी, पेड़, हथियार, ये पुरुष जननांग का प्रतीक हो सकती हैं। अच्छा। और बंद जगहें या पात्र
जैसे डिब्बे, कमरे, गुफाएं, बर्तन, ये स्त्री जननांग का। सीढ़ियां चढ़ना या उड़ान भरना यौन क्रिया का प्रतीक हो सकता है। तो क्या ये एक फिक्स्ड कोड की तरह है? नहीं, यही फ्राइड ने चेताया भी। ये कोई फिक्स्ड कोड बुक नहीं है। प्रतीकों का असली मतलब सपने देखने वाले के व्यक्तिगत अनुभवों और उसके अपने साहचर्य मतलब एसोसिएशंस पर निर्भर करता है। संदर्भ बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है। अब आते हैं शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले और असहज करने वाले विचार पर। फ्राइड का ये कहना कि किसी प्रियजन की मृत्यु का सपना या किसी अनैतिक काम का सपना भी इच्छा पूर्ति हो सकता है। इसे मानना या समझना मतलब बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये विचार कई लोगों को बहुत विचलित कर सकता है और करता भी है। फ्राइड का तर्क था कि यह अक्सर बचपन की बहुत गहरी दमित इच्छाओं या प्रतिद्वंदिता को दर्शाते हैं। बचपन की जैसे? हाँ, जिन्हें हमारा वयस्क जागृत मन पूरी तरह अस्वीकार करता है, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स से जुड़ी भावनाएं, माता पिता के प्रति बचपन की प्रतिद्वंदिता और आकर्षण वाली भावनाएं। ये सपने लगभग हमेशा बहुत ज्यादा विकृत होते हैं और उनमें जो महसूस होने वाला दुख या चिंता होती है ना, फ्रॉइड के अनुसार वो भी सेंसरशिप का ही नतीजा हो सकता है, जो उस छिपी हुई अस्वीकार्य इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहा है। काफी जटिल है ये। तो कुल मिलाकर फ्रॉइड के लिए सपने कोई बेमतलब की चीज नहीं, बल्कि हमारे अचेतन मन तक पहुंचने का एक शाही रास्ता थे, रॉयल रोड। सही कहा। जो हमारी छिपी हुई इच्छाओं, अंदरूनी संघर्षों और शायद बचपन की गहराइयों को उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक बात ये है, अगर फ्रॉइड की बातों में सच्चाई है, चाहे थोड़ी ही सही, तो हमारे रात के ये अनुभव हमें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत मन के बारे में ही नहीं, बल्कि शायद मानव स्वभाव की उन आदिम गहरी परतों के बारे में भी क्या सिखा सकते हैं, जो दिन की रोशनी में अक्सर छिपी रहती हैं। ये सवाल यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।